नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टैटिक जीके के पार्ट 2 में। तो आपको देख रहा होगा, आपने जो पहला वीडियो देखा आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ उससे सीखने को मिला होगा। तो देखिए सेकंड पार्ट के हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो याद रखना थंबनेल पे जो लिखा हुआ है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन अगर बात मैं करूँ तो वो है जनगणना भारत में किस सूची का विषय है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपकी जनगणना है, ये जनगणना किस सूची का विषय है। तो जनगणना भारत में किस सूची का विषय है, तो ये है आपका आंसर। जनगणना भारत में संघ सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? संघ सूची। जनगणना की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं जनसंख्या और जनगणना में दोनों में अंतर है। जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या है आपका समवर्ती सूची का विषय। किसका विषय है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो होती है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जनसंख्या कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। याद कर लेना, जनसंख्या इससे पहले राज्य सूची का विषय थी। किसका विषय थी? राज्य सूची का। राज्य सूची का विषय थी कौन सी? जनसंख्या पहले राज्य सूची का विषय थी, जिसको 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, ये कब हुआ था? 1976 में। तो जिसको पहले क्या है, जनसंख्या राज्य सूची का विषय थी, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किस में चेंज कर दिया गया? समवर्ती सूची में। और जनगणना कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची। ये सूचियाँ किस अनुच्छेद में आती हैं संविधान के? ये जो सूची हैं ये आपके अनुच्छेद 7 में आती हैं। अनुच्छेद 7 में आते हैं आपके कौन सी? ये जो आपकी सूचियां हैं, इसको याद करने की कैसे याद रखेंगे कि किस में आती हैं? अनुच्छेद 7 में आती हैं सूचियां, ठीक है ना। तो याद इसको आपको ऐसे रखना है जैसे कि एक तरह से 7, जैसे शादी के बाद 7 फेरे होते हैं ना, फेरे, और फेरे होते शादी होने के बाद ही आपके हाथ में क्या आ जाती है? एक लिस्ट आ जाती है कि ये सामान बाजार से लाना है, ये लाना है। तो लिस्ट, सूची आ गई जहाँ पर, वो क्या है? सूची आ जाएंगी अनुच्छेद 7 में। तो दोबारा देख लेना, जनगणना संघ सूची का विषय है और जनसंख्या वो है समवर्ती सूची का। इससे पहले वो राज्य सूची का था, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किस में कर दिया गया? समवर्ती सूची में चेंज कर दिया। अगर मैं बात करूं भारत की पहली जनगणना कब हुई? भारत की पहली जनगणना, भारत की जो पहली जनगणना है, भारत की पहली जनगणना हुई थी 1872 में। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड, उस समय जो अपने गवर्नर है, जो भी मान लो, लॉर्ड मेयो के काल में ये क्या हुई थी? भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। दशकीय आधार पर भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? दशकीय मतलब 10 साल में होने वाली, दशकीय आधार पर। तो दशकीय आधार पर जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 में। जो कब हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन के काल में। और याद रख लेना, जनगणना दिवस कब मनाया जाता है? जनगणना दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। तो आई होप आपको ये पता लग गया होगा। ये अनुच्छेद नहीं, अनुसूची होगी, 7वीं अनुसूची में ये आपको मिलती है, देख लेना, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी बात बता दी। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। दशकीय आधार पर पहली जनगणना हुई थी 1881 में, लॉर्ड रिपन थे उस समय। और जनगणना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ जनगणना से ही संबंधित है कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, जनगणना 2011, जनगणना जो अपनी 2011 में हुई थी, इसके आंकड़ों के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? किसमें? जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार। कुछ लोग सोच रहे होंगे उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश नहीं है, उसमें बेशक जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन क्या है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बात कर रहे हैं। तो 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो उसके अनुसार इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक देखनी होगी। ट्रिक बहुत ही टॉप है। तो ट्रिक क्या है कि BA में डंडा पड़े, BA में डंडा पड़े।
तो देखिए यहाँ से हम ट्रिक निकालेंगे तो इधर से तो अलग निकलेगी और इधर से अलग, ये मतलब मैं कुछ काम का नहीं है, ठीक है। तो बी से तो बन गया आपका बिहार और ए से बन गया आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। और यहाँ से अगर डंडा की बात करें, डंडा को अगर हम बांट दें, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो ऐसे होता नहीं है, लेकिन आप देख लेना, है ना, ये केवल ट्रिक बनाने के लिए किया गया है। तो डा से आपका बनेगा दिल्ली, क्या बनेगा, दिल्ली। और यहाँ से जो अंडा है इससे बनेगा अंडमान निकोबार, क्या बनेगा, अंडमान निकोबार। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, आपको पता है ये तो है राज्य और ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली और अंडमान निकोबार क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा है, नॉट केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य की अगर बात करें वो यहाँ से होगा, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो गया आपका, बिहार हो गया। और जो साइड में लिखा हुआ है ये है सबसे कम, मतलब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात हो रही है, वो कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। लेकिन वहीं आपसे अगर ये पूछ ले कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश ये कौन से हैं आपके, केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर सर्वाधिक की बात करेंगे वो होगा आपका दिल्ली, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अपना वो है जनसंख्या घनत्व है। और अगर सबसे कम की बात करें, न्यूनतम जो मिनिमम है, तो मिनिमम आपका कहाँ होगा, अंडमान निकोबार में। तो ये चीज़ आपको क्लियर यहाँ पर होनी चाहिए कि अगर राज्य की पूछे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। अगर केंद्र शासित की पूछे तो सबसे ज़्यादा होगा दिल्ली में और सबसे कम होगा अंडमान निकोबार में। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, राजस्थान, अपना जो राजस्थान है, राजस्थान का जो जैसलमेर है, देखिए अरुणाचल प्रदेश का कितना कम जनसंख्या घनत्व है। राजस्थान का जो जैसलमेर है ना, जो जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व है वो इस अरुणाचल प्रदेश के जनसंख्या घनत्व के क्या है, बराबर है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान का जो अपना जैसलमेर है जिला है, उसका जो जनसंख्या घनत्व है वो किसके बराबर है, अरुणाचल प्रदेश के बराबर है, ठीक है ना। तो आपको ये बात पता हो गई, बिहार मतलब अगर राज्य पूछे तो ये होगा, और अगर केंद्र शासित पूछे तो ये। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा था अभी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति जो है वो क्षमादान की शक्ति के लिए, राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के लिए किस अनुच्छेद का उपयोग करता है, किस अनुच्छेद, क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद का प्रयोग करता है। क्षमादान की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास कि अगर किसी को फांसी दी जाए तो वो राष्ट्रपति क्या है, उसको माफ़ कर सकता है। तो वो किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो वो है आपका अनुच्छेद 52। जैसे कि राष्ट्रपति क्या है, एक बड़ा मैन है, बड़ा मैन बामन, ठीक है ना। बड़ा मैन, भाई कोई बड़ा काम बड़ा मैन ही कर सकता है। सबसे अपने देश का जो सबसे प्रथम नागरिक है, सबसे बड़ा आदमी वो कौन है, बड़ा मैन कौन है, राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है वो अनुच्छेद 52 के तहत है। ये क्षमादान की शक्ति है, लेकिन क्षमादान देता किस अनुच्छेद से है, ये तो उसके पास पावर आ गई कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। लेकिन उसको अब आगे काम में करना है, तो काम में जो क्षमादान काम है ये कैसा कार्य है, ये बेहतर कार्य है। क्या है, बेहतर कार्य है। तो बेहतर कार्य के लिए अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 72, मतलब 72। क्षमादान करना बेहतर कार्य है, तो क्षमादान की शक्ति तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति को मिली है, लेकिन क्षमादान करता किस अनुच्छेद से है, वो है बेहतर कार्य, क्षमादान करना वो बेहतर, मतलब अनुच्छेद 72 की अगर हम बात करें। अब एक चीज़ और इसके बारे में और कुछ मैं आपको बता दूं, जैसे कि अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के बारे में ही है। अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति के लिए महाभियोग, इम्पीचमेंट, ठीक है ना, इम्पीचमेंट की अभिक्रिया महाभियोग। ये महाभियोग क्या होता है, महाभियोग होता है कि अगर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना हो, राष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना हो तो क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, जो किस में है, अनुच्छेद 61 में है। भारत में केवल महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए किया जाता है और किसी के लिए नहीं किया जाता है। अध्यादेश के लिए जो शक्ति है, अध्यादेश जैसे कि अभी अपने संसद में कृषि बिल वगैरह लाए गए थे, अध्यादेश थे वो एक तरह से। तो अध्यादेश के लिए कौन सा अनुच्छेद लगता है, अध्यादेश के लिए अनुच्छेद लगता है 123। अध्यादेश के लिए अनुच्छेद कौन सा लगता है, राष्ट्रपति के लिए है ना, राष्ट्रपति अध्यादेश कौन किस अनुच्छेद के तहत आगे बढ़ाता है, वो है अनुच्छेद 123। और अगर राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल अध्यादेश, राज्यपाल
राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति, राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो वो आती है आपके, यहीं पर आपको करना है 213 अनुच्छेद। कौन सा होगा आपका? आर्टिकल 213। 213 अनुच्छेद के तहत तो राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति आती है। और अध्यादेश, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश एक तरह से ये बिल होता है, अगर आपने इसको लोकसभा और राज्यसभा पेश किया तो इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। अध्यादेश में क्या है? अध्यादेश में चर्चा नहीं होती है, इसको ध्वनि मत से पारित कर दिया जाता है। किससे पारित कर दिया जाता है? ध्वनि मत से, कि हाँ भाई अगर इसके सपोर्ट में हो तो हाथ पे हाँ भाई हम हैं, हमें तो ठीक है, ये पारित हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है यहाँ पर ये काम किया जाता है। तो एक मिनट, तो इस तरीके से क्या है, आपको राष्ट्रपति के क्षमादान के बारे में मैंने बता दी। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 52 में है। बेहतर कार्य होता है क्षमादान करना, तो क्षमादान की शक्ति तो 52 में है, लेकिन क्षमादान करना 72 में है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का काम चलता है, जिसको महाभियोग में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कार्य किया जाता है अगर किसी को दिक्कत हो। अध्यादेश, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123 और राज्यपाल के साथ अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213। अध्यादेश क्या होता है? ये ऐसे होता है संसद और अगर उसमें लेके आए तो इस पर चर्चा नहीं होगी, जो उसमें लिख रहा है ठीक है, ध्वनि मत से इसको क्या पारित कर दिया जाता है। देखिए अगर हम आगे इसमें बात करें आगे, तो आगे सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? हमें यह बताना है कि सूरत गुजरात में है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लास्ट, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत आपका तापी, मैं यहाँ पर कुछ और जिलों के और राज्यों जिलों के बारे में बता दूंगा जो कौन कौन सी नदी के एक ही क्वेश्चन में। देखिए तट पर स्थित है, सूरत तापी नदी के तट पर स्थित है। और सूरत में हीरे को तराशने का काम किया जाता है ना, हीरे को तराशने का काम किया जाता है कहाँ पर? सूरत में। और अगर बात करें जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है, जबलपुर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये है आपका नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। सूरत कहाँ पर है? सॉरी, जबलपुर कहाँ पर है? नर्मदा नदी के किनारे। और जबलपुर में ही मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन वहाँ पर नहीं है। कहाँ पर है? जबलपुर। मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट जो मध्य प्रदेश की है वो कहाँ पर है? जबलपुर में है। आप बात करें अहमदाबाद और गांधीनगर, ये दोनों हैं साबरमती नदी के किनारे पर। अहमदाबाद और गांधीनगर कहाँ पर हैं? साबरमती नदी के किनारे पर हैं। कौन कौन से दोनों ये ज़िले? अहमदाबाद और गांधीनगर। बात करें श्रीनगर, श्रीनगर की अगर बात करें तो श्रीनगर है आपका झेलम नदी के किनारे पर। ये पेपर में पूछे जाते हैं, झेलम नदी के किनारे पर। कौन? श्रीनगर। लखनऊ, नवाबों की नगरी लखनऊ, लखनऊ की बात करें ये है गोमती नदी के किनारे पर। कहाँ पर? गोमती नदी के किनारे पर। कौन? लखनऊ। बात करें गुवाहाटी, असम, गुवाहाटी असम की बात करें तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर। तो याद रख लेना, असम में ब्रह्मपुत्र नदी जो चाइना से आती हुई, चाइना में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? सांगपो। सांगपो नदी जब एंटर करती है भारत में तो उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही असम में सबसे बड़ा द्वीप स्थित है, जिसको कहा जाता है माजुली द्वीप। क्या कहा जाता है? माजुली द्वीप कहा जाता है। और एक और बात कर लें, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जो जलप्रपात है आपका, ये है नर्मदा नदी के किनारे पर। कहाँ पर है? नर्मदा नदी के किनारे पर। देखिए एक क्वेश्चन में आपके सामने मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बता दिए। वो क्या है कि सूरत किस नदी के किनारे पर है? तापी नदी के किनारे पर। सूरत में हीरे को तराशने का काम होता है। ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के किनारे पर। और मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? जबलपुर में ही है। अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों मिलकर साबरमती नदी के किनारे पर है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर है। गुवाहाटी जो असम में है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर। और इस ब्रह्मपुत्र नदी पर ही असम में एक सबसे बड़ा द्वीप बना हुआ है, वो क्या है? माजुली द्वीप है। और धुआंधार जलप्रपात भी कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है। तो आई होप ये जो अपने सेकंड वीडियो है स्टैटिक जीके की, इसमें भी आपको बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। जैसे कि मैंने इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस बता दिए। निश्चित पेपर में इनमें से कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।